किसका? तुमने शुरू कर दिया है? हैं आप लाइव लाइव नमस्कार। नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन, बिहार में जो बदलाव की बात आप करें, चुनाव की बात करें, नए समीकरण की बात करें, जनतंत्र की बात करें, जमहूरियत की बात करें, सारे चीजों की बात अगर आप एक साथ करें तो इस समीकरण से हम लोग, इस चर्चा से हम लोग अब आगे बढ़ चुके हैं कि कौन जीता कौन हारा। मुझे तो लगता है कि इसमें जीत सिर्फ बिहार की है और पॉलिटिकल पार्टी शायद अपने अपने तरीके से इस जीत और हार की व्याख्या कर सकते हैं और इस करने के लिए वो स्वतंत्र हैं और करना भी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन का हम लोगों ने जो शुरुआत की थी और हम लोगों का जो मकसद था कि हमें सिर्फ अपने इस प्रोग्राम से, अपनी एक छोटी कोशिश से, स्वाभिमान आंदोलन ने अपने एक प्रयास पहल में सिर्फ एक जगाने का काम किया था लोगों को, अपने वोटर्स को, अपने बिहार के समाज को, कि हमें इन तमाम पॉलिटिकल स्लोगन के बीच में बिहार के स्वाभिमान को जिंदा रखना, बिहार के स्वाभिमान को लौटाना, बिहार के स्वाभिमान को एक तरीके से उस गरिमा को, बिहार के उस गौरव को बरकरार रखना या वापस कराना, यही तो इसका उद्देश्य था। जो नतीजे आए हैं, जो नतीजे हम लोग देख के बाद आज जो राजनीतिक रसाकसी चल रही है बिहार में, हर लोग अपने अपने तरीके से जीत का दावा कर रहे हैं, हर लोग अपने अपने तरीके से इस जीत को परिभाषित अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये जनमत जो है और जनादेश जो है वो बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जनमत बदलाव का है। ये जनमत एक मजबूत लीडरशिप के लिए है। ये जनमत बिहार में जो आकांक्षा है, बिहार की जो एस्पिरेशंस है, उसके लिए है। नीतीश कुमार जी का हम बहुत स्वागत करेंगे कि नीतीश कुमार जी दोबारा एनडीए के चीफ मिनिस्टर बन के आ गए हम लोग के सामने में, कल वो ओथ भी लेंगे। लेकिन क्या बिहार के लोग सिर्फ इसी छोटी सी उम्मीदें में कि नीतीश कुमार जी जीत के आ गए हैं? ये 12 करोड़ लोगों का भविष्य का सवाल है। बीजेपी के विधायक दल के नेता, बीजेपी में डिप्टी सीएम कौन होगा, इसको लेके रसाकसी चल रही है। कई नाम, कई चेहरे भी सामने आ रहे हैं। हमें इस बात के लिए ये नहीं है पार्टी अपने तरीके से अपने नेता को चुनाव करे, पार्टी अपने तरीके से नेता को लाए, उनको जिम्मेदारी दें। लेकिन ये जो जीत है उसके, इसमें एस्पिरेशंस की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। ये जीत किसी सामाजिक समीकरण के लिए नहीं है। हम लोग बिहार के चुनाव में को बहुत करीब से देखा है। हम लोग बिहार के चुनाव में कम से कम 50-60 लोगों को इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन के मंच पर, मैं कहता हूं कि 100 से ज्यादा लोग अपने अपने विचार और अपने अपने सुझाव को रखे हैं और अपने बिहार के, वो भी बिहार को जानने वाले लोग सब आए हैं और सबका एक ही ये था कि बिहार में जो भी जीत और हार का ये है, उस बार सामाजिक समीकरण और सामाजिक जो भी चीजें लोग बना रहे हैं उससे इतर का फैसला होगा। और आप देख रहे हैं कि लोग इस कोरोना काल में भी जिस तरीके से घरों से बाहर निकले, जनतंत्र में और जमहूरियत के जश्न में शरीक हुए, इसमें बिहार को सैल्यूट करना पड़ेगा कि लोग बिना डर के, बिना निर्भय होके अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जम के किया और अपने जीत के लिए, एक भारत बिहार के भविष्य के लिए उन्होंने एक एस्पिरेशन तो दिखाया कि बिहार में बदलाव होनी चाहिए। तो हमारे साथ अभी और कुछ मेहमान जुड़ेंगे, अभी कुछ लोग जुड़े नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर सूर्यदेव जी जुड़ गए हैं, हमारे पास कृष्ण गोपाल जी जुड़ गए हैं। तो मैं इन लोगों का स्वागत करूंगा। अभी और शैलेश जी को जुड़ना है, हमारे कुछ एक दो और मेहमान को जुड़ना है और हम लोग इस चर्चा में आज जो शरीक हुए हैं उसमें हम बिहार स्वाभिमान के आंदोलन के तरफ से कौन चेहरे सामने में ला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी अपने कंपल्सन्स को देखें, अपने राजनीतिक समीकरण को देखें, अपने भविष्य दशा दिशा को देखें। लेकिन डॉक्टर सूर्यदेव जी, हम बिहार के लोग सिर्फ बिहार की आकांक्षा को देख रहे हैं। ये लाखों करोड़ बिहार के नौजवान जो इस इलेक्शन में जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए उसका स्वागत किया है, तेजस्वी को भी स्वागत किया है, मोदी जी के भी हर रैली को स्वागत किया है,
ये हमें सिर्फ इसके अंडरलाइन को देखने की जरूरत है कि क्या उसका जो एक एस्पिरेशन था, उसकी आकांक्षा जो थी, वो किसी कास्ट के लिए था क्या, या किसी एक पार्टी के फिलोसफी के लिए था क्या? वो सिर्फ ये उम्मीद के लिए था। वो भीड़, वो जनसमूह, वो जनसैलाब जहां निकल रही थी, वो कोई तफरी करने नहीं निकला था। तो डॉक्टर सूरजदेव सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या बिहार का एस्पिरेशंस की कोई जगह आपको इस पटना के अब राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं सिमट के आ गई हैं और जो राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से नेताओं को सामने ला रहे हैं, क्या इसमें उसकी गूंज या उसकी प्रतिध्वनि आपको सुनाई दे रही है क्या? सर्वप्रथम मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस फेसबुक लाइव पेज पर बहुत दिनों के बाद आने का मौका मिला है और इस पटल ने मुझे आने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। इस बिहार में हम लोगों ने 15 साल पूर्व जो कि जंगल राज के नाम से कुख्यात रहा, उसको भी झेलने का काम किया। बीच के दिनों में नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी की जोड़ी की सरकार को सुशासन की सरकार के रूप में भी देखा। कुछ परिवर्तन विगत 15 सालों में नजर आई है, लेकिन जिस अपेक्षा, जिस उम्मीद के साथ 15 साल पहले जिस लालू जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम बिहार की जनता ने किया था, उस अपेक्षा पर जितनी खड़ा उतरने की जिम्मेवारी नीतीश कुमार पर थी, शायद उस पर उतरने का काम नहीं हुआ। और इसी कारण जो अभी संपन्न चुनाव है उसमें परिवर्तन का बयार आया है और उस परिवर्तन में कहीं कोर कसर रही, जिसके कारण आमूलचूल परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि यह देश युवाओं का देश है, इसमें सबसे ज्यादा मतदाता युवा हैं। तो बिहार का भी युवा, बिहार की भी जनता एक बार बिहार के सत्ता की बागडोर युवा पर देना चाह रही थी, लेकिन किसी कारणवश उसमें बिहार की जनता को नाकामयाबी मिली है। लेकिन अपेक्षा है और उस नाकामियों का हम आकलन इस प्रकार कर सकते हैं कि नीतीश कुमार जी पर निश्चित रूप से बिहार की जनता ने विश्वास नहीं किया है। अगर हम चुनाव परिणाम का आकलन करें तो जिस प्रकार से पिछली चुनाव में नीतीश जी की जो दल है, नीतीश जी का दल है, उस दल को जितनी सीटें मिली थी उससे कहीं ना कहीं 50% औसतन कमी आई है उसमें, और राजद का सीट बढ़ा है, बीजेपी का भी सीट बढ़ा है। इसलिए जो अपेक्षा है, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मैं आपको इसमें रोकना चाहूंगा कि हम एक्चुअली इसमें आज दलगत वाले राजनीतिक समीक्षा करने के बजाय सीटें तो कम हुई है, राष्ट्रीय जनता दल की भी कमी हुई है, 81 सीटें में से तो वो भी 75 पर सिमट गए हैं, नीतीश जी का भी बहुत सीटें कम हुई है। मेरा सिर्फ सवाल ये था कि हम, चलिए वो इलेक्शन के टाइम का एनालिसिस था कि वो कौन जीते कौन हारे, किसका पॉलिटिकल फिलोसफी काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है। अब तो लोग अपने अपने तरीके से राजनीतिक समीक्षा कर रहे हैं और उसको करते रहेंगे। तेजस्वी का एक ओवर कॉन्फिडेंस भी था, वो एक युवा को एस्पिरेशंस को लेके आगे बढ़े थे, लेकिन एक तो ओवर कॉन्फिडेंस का कहा जा सकता है और दूसरा तेजस्वी वो एक जो चेहरा बनना चाह रहे थे वो संघर्ष का चेहरा नहीं बन पाए। बिहार जिस दौर में कोरोना काल में गुजरा, बिहार जिस तरह से इसके बाढ़ के प्रकोप को झेला, उसमें तेजस्वी कहीं नहीं दिख रहा था। या तेजस्वी का जो इलेक्शन कैंपेनिंग था सबसे लेट, अगर आप कहें
वो इस बात के लिए तो तैयार ही नहीं रहे थे कि शुरू लास्ट तक कि वो इलेक्शन होने भी वाला है। वो तो जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि इलेक्शन हो रहा है, उस दिन कुछ पार्टियों ने मान के चला कि भाई इलेक्शन अब होना है, अब तैयारी करनी चाहिए। तो एक बात तो जान लीजिए कि पॉलिटिक्स आज इंडिया में कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि आप कहीं और कुछ काम करते रहेंगे और जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो आप एक टीम बना लेंगे, एक सोशल मीडिया टीम बना लेंगे, कुछ चेहरे को ले आएंगे, कुछ चेहरे को सामने में रखेंगे, फिर उसके बाद लोगों को बताएंगे कि हमारा सामाजिक न्याय का ये है। ये नहीं चलता है। कांग्रेस की जो दुर्गति है वो क्यों है? पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं होता। इंडिया में अभी फुल टाइम पॉलिटिक्स का टाइम है। यहाँ नरेंद्र मोदी का जमाना है, 24 घंटे टाइम देता है। यहाँ अमित शाह का जमाना है, 24 घंटे इस पॉलिटिकल पार्टी के अपने कैडर से, अपने लोगों से संपर्क में रहता है। तो जहाँ 24 घंटे रहने वाले लोग हैं, वहां पार्ट टाइम में आप इस पॉलिटिक्स को लेके और आप कहेंगे कि जीत हार की बात करेंगे, वो आप दूर की बात हो गई। अब लोग कम्युनिकेशन चाहता है। मैं कृष्ण गोपाल जी से बात कर इसमें मुद्दा लेना चाहूंगा इसी विषय पे कि कृष्ण जी, हम लोग इसमें आज जो जमा हुए हैं, हमारा बेसिक कोई मुद्दा पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारा सिर्फ यूथ एस्पिरेशन से है। और अक्रॉस अगर यूथ सेक्शन में आप देखें तो बिहार की जो दशा रही है, भले ही वो चुनाव के समय में मुखरित ना हुई हो चीजें, वो मुद्दे समय में चर्चा में नहीं आए हों, क्या ये शर्मनाक हालत नहीं है इस देश के इस चीज की व्यवस्था में, जो बिहार के यूनिवर्सिटी 3-3 साल एक सत्र के रिजल्ट देने में लगा देता है? क्या ये शर्मनाक हालत नहीं है उस राज्य की, जहां पे एजुकेशन के नाम पर प्राइमरी स्कूल और आप देखें टीचरों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन एक कायदे की शिक्षक नहीं है। किसी हाई स्कूल में एक साइंस टीचर आपको गिनती के नहीं मिलेंगे। क्या ये शर्मनाक नहीं है कि इस कोरोना काल में भी हम लोगों ने जो देखा है प्राइमरी और हेल्थ सेंटर सब की हालत, ये कहीं एक डॉक्टर और एक मेडिसिन तक लोगों को नहीं मिला है। जो बिहार की हालत है, लोगों ने अपनी इम्यूनिटी और अपने दमखम से चीजों को ये किया है। बाद में सरकार की तरफ से गरीब कल्याण योजना और बहुत सारी स्कीमें गई, जिसके कारण लोगों की रोजी रोटी मिली, फ्री राशन कार्ड मिला। लेकिन धरातल पे आप देखिए कि ये सब सारी चीजें एकदम खत्म सी हो गई है। तो कृष्ण गोपाल जी, आपको लगता नहीं है कि सरकार के रिजोल्यूशन में संकल्प में अब ये होना चाहिए, जिसके लिए वो चेहरे आनी चाहिए सामने में, जिसके लिए वो नए लोगों की टीम होनी चाहिए सामने में, जो वहां कुछ रिजल्ट दे सके? आपका क्या कहना है इस मामले? यदि आप पूरे बिहार के सिस्टम को देखते हैं तो यदि उनको कहा जाए पैरालिसिस मारा हुआ है, वो इतना कमजोर है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसको धरातल पे नहीं ला पा रही है और लूट खसोट का एक रास्ता बना हुआ है। अभी एक समय है ऐसा जो नई सरकार बन रही है, वो एक मिसाल पेश कर सकती है कि इच्छा शक्ति, कि हाँ मुझे जो काम है वो जमीन पे उतारना है, चाहे जैसे ही उतारना है। यदि ये सरकार एक सिर्फ प्रण ले ले कि मुझे हर योजना, हर एक कार्य को जमीन स्तर पे क्वालिटी का, ऐसा भी नहीं है कि हाँ सिर्फ कहने को भाई योजना चला दें कि हाँ 5 लोग को मिल गया, मास को और सही लोगों को। यदि आप देखें तो आवास सही लोगों को नहीं मिलता है, गलत लोगों को मिल जाता है, राशन कार्ड गलत लोगों को मिल जाता है। तो एक अकाउंटेबिलिटी तय करें, सिर्फ सरकार की ही तरफ से नहीं, आम जनता की तरफ से भी, कि हाँ आपने गलत, यदि कोई योजना को आपने झूठ बोल के उसका लाभ लिया है तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि आपने झूठ बोला। वही हाल सरकारी अफसर और सिस्टम का भी होना चाहिए कि हाँ यदि आपके कारण कोई योजना जमीन नहीं आई है तो उसके लिए आप जिम्मेवार हैं, न कि ठेकेदार जिम्मेदार है, न कि आम पब्लिक जिम्मेदार है। सरकार सिर्फ इतनी प्रण कर ले तो बिहार की सिर्फ दशा ही नहीं सूरत भी बदल जाएगी। ये आप ये कह रहे हैं कि बिहार में एक संकल्प की जरूरत है, और ये संकल्प लेने के लिए आपको बिहार में इन सब चीजों को देखिए। बिहार में जो आज हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि नीतीश जी ने 5 साल, जो 2005 से 2010 के सीजन में, उसमें जो उन्होंने कमाई की, उन्होंने जो अपने कमाया बिहार में, एक बड़ी मेहनत करके बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया, बिजली से लेके, हेल्थ सेंटर से लेके, आप कह सकते हैं कि ग्रामीण व्यवस्था को, सिस्टम को लाने को लेके, मैंने कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क निर्माण को लेके
तो वो कमाल का काम था। तो क्या 5 साल का जो नीतीश जी की ये कमाई थी, जो मेहनत था, क्या वो 10 साल क्या उसी कमाई को नहीं खाते रहे? डॉक्टर सूर्यदेव जी, मैं इससे जानना चाहूंगा कि बिहार में सबसे ज्यादा डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या उस कितने बड़े डेंसिटी को जिससे आप बिहार में है, क्या इतने चमकदार बिहार में एनएच का लगभग अब मैं कह सकता हूं कि जाल बिछा हुआ है। बिहार में ग्रामीण सड़क संपर्क योजना, प्रधानमंत्री सड़क संपर्क योजना का भी कह सकते हैं कि कमोबेश अन्य राज्यों से भी अच्छा काम हुआ है। तो इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बना, 15-16 घंटा बिजली वहां पे है, और बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं लग पाई। ब्यूरोक्रेसी और करप्शन जो है वो इतना भयानक है कि शायद बिहार के लोग भी शर्मा जाएं कि बिहार में जिस तरह का करप्शन और जिस तरह के फेस करना पड़ता है लोगों को रोजमर्रा के चीजों में, क्या इस सिस्टम के लिए यही सारे लोग जो आज फिर चर्चा में हो रहे हैं और यही सारे लोग फिर से सामने में आ रहे हैं? बिहार ने 9 मिनिस्टर को खारिज किया है नीतीश जी के, 9 मंत्री चुनाव हार गए हैं। वो तो संजोग है कि नीतीश जी और सुशील मोदी चुनाव जीत विधानसभा लड़ते नहीं है, विधान परिषद से आते हैं और उनका एक इमेज बना हुआ है। तो बिहार इस चीज को दिया है फैसला अपना, तो क्या इसमें कोई नए और बेदाग चेहरे नहीं सामने आना चाहिए? सूर्यदेव सिंह, क्या ऐसा लगता नहीं है कि बिहार को एक संकल्प दिखाना चाहिए जो कृष्ण जी कह रहे थे? सन 74 में जो छात्र आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन से उपजे हुए ये सारे नेता है, चाहे ये 30 वर्षों के शासन काल में ये छात्र युवा से उपजे हुए राजनेता है। निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार का जो 5 साल का कार्यकाल रहा वह अभूतपूर्व रहा, लेकिन जिस इशू को लेकर के, जैसे उस समय कहा जाता था कि बिहार में केवल अपहरण उद्योग चल रहा है, दूसरे किसी भी प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित नहीं हुए हैं पूर्व के 15 वर्षों के शासनकाल में। लेकिन जिस विश्वास के साथ बिहार के लोगों ने भाजपा और जदयू पर भी विश्वास किया, उस विश्वास पर खड़ा उतरने का काम इन लोगों के द्वारा नहीं हुआ है। आज भी अगर हम बात करें सर, तो बिहार के कई एक उद्योग बंद है जिनके ऊपर बिहार का पहचान था। कल कारखानों में बिहार अव्वल दर्जे पर था, लेकिन दिनों न दिन उसमें घटोत्तरी होती चली गई और जो पुराने उद्योग थे वो तो समाप्त हो ही गए, साथ ही साथ नए उद्योगों की स्थापना, जिससे लार्ज स्केल पर यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सकता था, उसकी स्थापना बिहार में नहीं हुई। आप सर कह रहे थे कि 3 साल, अभी बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, जिस 3 विश्वविद्यालयों की चर्चा पूरे विश्व भर में हुआ करती है, उसमें से 2 विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में हुआ करता था। नीतीश कुमार जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर नालंदा विश्वविद्यालय भी खोला इन्होंने, लेकिन जो प्रतिष्ठा पूर्व के नालंदा विश्वविद्यालय का था वह आज भी कायम नहीं है। और एक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कर देने से बिहार के उच्च शिक्षा का कायाकल्प नहीं होने वाला है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें सर, तो परंपरागत जो विश्वविद्यालय है, जो आपने कहा 3 साल, कई एक ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसमें विगत 5 वर्षों से परीक्षाएं नहीं हुई है, और जिस प्रकार से कुलपति के बहाली में बिहार सरकार और राज्यपाल के बीच में जिस प्रकार से धींगा मुश्ती हो रही है, उससे जो है उच्च शिक्षा पर उसका प्रभाव पड़ने के बजाय दुष्प्रभाव पड़ता जा रहा है। और सर आपने सही कहा कि जिस अपेक्षा को लेकर के हमने इस सरकार को लाने का काम किया, इस सरकार को लाया किसी ने नहीं है, यह सरकार इत्तेफाकन अभी सत्ता में लौटी है। नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने नकार दिया है, और वास्तव में अगर कहें सर, तो इन्हें निश्चित रूप से जनमत का सम्मान करते हुए इन्हें सत्ता में नहीं आना चाहिए, मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर सुरजेव सिंह, आप सर 1 मिनट, अपेक्षा इस बात की है, मैं उसी बात पर लौटना चाहता हूं सर, कि चाहे 15 वर्षों के शासनकाल में नीतीश कुमार जी से जो नहीं हो पाया और जिनके दुष्प्रभाव के कारण इनको सत्ता से बाहर जाना पड़ रहा था, आज एन केन प्रकार न सत्ता में लौटे हैं, तो बिहार के युवाओं का खासकर रोजगार, शिक्षा और जनमानस के स्वास्थ्य और जो विभिन्न योजनाओं में जहां भ्रष्टाचार है उसको ठीक करने की जरूरत है। आज बहुत बढ़िया।
छोटी सी बात अगर हम करें तो मास स्केल पर ग्रामीण जनता को 3 चीजों की जरूरत पड़ रही है। अगर छात्र पढ़ रहे हैं तो उनको आय चाहिए, आवासीय चाहिए, जाति चाहिए, ये प्रमाण पत्र चाहिए, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र चाहिए। सर ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र के लिए अगर आरटीपीएस के काउंटर पर बचे जाते हैं तो उनके जो है वो प्रमाण पत्र नहीं बन पाएंगे। लेकिन वहीं दलाल अगर लेकर के जाता है, वह 200-300 रुपए लेकर के अगर जाता है और आरटीपीएस के काउंटर के कर्मचारियों के मिलीभगत से अगर वह काम कराता है तो 3 दिन में वह ईडब्ल्यूएस हो चाहे कोई भी प्रमाण पत्र उस व्यक्ति के हाथों में होता है। इतना ही नहीं है सर, केवल जो आप जो कह रहे थे कि स्वास्थ्य अस्पताल की स्थिति, अस्पताल में सर डॉक्टर नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं सर। एक नामी गिरामी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं एक हॉस्पिटल की, बात में स्पेसिफिक हॉस्पिटल का नाम नहीं रखना चाहूंगा, सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। बुधवार की उनकी ड्यूटी है। वो क्या करते हैं, वो हॉस्पिटल में बैठते जरूर है लेकिन उनके जो पूर्व के जो देखे गए मरीज हैं उनका जो है स्लीप करता है हॉस्पिटल में, और जितने समय तक उनको रहना है हॉस्पिटल में वह उसी स्लीप पर अपने जो है मरीज को देखने का काम करते हैं। तो यहां जो है अब डॉक्टर्स भी नहीं है सर, केवल जो है वो कागज में खाना पूर्ति है कि डॉक्टर हमारे रह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है सर। डॉक्टर मैं आपकी बात, मैं सूर्यदेव जी आपकी बात को मैं समझा। मैं यही हम लोग आज जो हम लोग ये बात कर रहे हैं उसके पीछे कुछ हमारे नेटवर्क के कारण कुछ और गेस्ट मेहमान नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ और पत्रकार भी साथी हमारे वहां से थे पटना से, उनको भी जुड़ना था, वो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे। लेकिन मैं इतना तो बताना चाहूंगा कि हम यही बात हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि हम नीतीश जी के का पर जो विश्वास है, नीतीश जी के का जो एक क्रेडिबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि ये अनुभव जो है वो किसी उम्र के जो स्लोगन था उस पर भारी पड़ा है। लोगों को लगता है कि जो कंपैरिजन दिखाया गया है उस कंपैरिजन से में नीतीश जी कहीं अच्छे हैं। ये इसलिए अच्छे हैं कि नीतीश कम से कम नीतीश कुमार का एक चेहरा एक बेदाग चेहरा है। ये बात तो हम शायद हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि एक बेदाग चेहरा है और उस चेहरे में लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि जब कभी अब एक बिहार को चैलेंज के तरह से ये 5 साल काम करना चाहिए, या एक चैलेंज की तरह से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए ये यूथ का जो एस्पिरेशंस है, ये एजुकेशन का जो चैलेंज है, ये हेल्थ का जो चैलेंज है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो चैलेंज है, ये जो 50, 30, 40 से 45 लाख लोगों के पलायन का जो चैलेंज है, इस चैलेंज के लिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन जिस तरह के नेताओं का नाम आ रहा है, विधायक दल के नेता और उपनेता और ये सारी चीजों का जो नाम आ रहा है, शायद मुझे लगता है कि ये जो लोगों का एस्पिरेशंस है, ये जो लोगों में जो एक चैलेंज दिखता है कि इस तरह की चीजें सरकार से होनी चाहिए, आप चाहे राजनीतिक सत्ता में जो भी लोग हों उसको नकार रहे हैं। आप बता रहे हैं इस बिहार के लोगों को कि यहाँ काम से और यहाँ विकास से, यहाँ एस्पिरेशन से वोट नहीं पड़ता है, यहाँ वोट सिर्फ सामाजिक समीकरण बैठाने से और यहाँ जात के जोड़ को बैठाने से बात होती है। मैंने आज बड़े नेता का ट्वीट देखा तो उन्होंने उसमें जिक्र किया था कि ये इस समाज से हैं इसलिए इनको उपनेता बनाया गया है। ये शर्म होनी चाहिए, ये ग्लानि होनी चाहिए इन सब चीजों को बताने में कि इस बिहार में इतने नए लोग, 95 जो नए विधायक जीत के आए हैं, नए चेहरे भी जीत के आए हैं, क्या उनका अपना कोई मेरिट नहीं है? क्या उनका अपना इसमें बिहार के विकास के लिए, बिहार के एक चैलेंज को फेस करने के लिए क्या उनके पास अपना कुछ ऐसा नहीं है? उनका जो जाति बैकग्राउंड है वही क्या उनकी पहचान है? मैं कृष्णा जी आपसे बात करना चाहूंगा कि ये जो ललक है लोगों में बिहार में, क्या हम भूलने के आदी हैं? हम इसके बाद इलेक्शन किए, हमारे 27 लाख मजदूर वापस आए थे इस कोरोना काल में। ठीक है, ग्रामीण रोजगार के में मनरेगा और कुछ एम्प्लॉयमेंट की बात हुई, कुछ गरीब कल्याण योजनाएं से उनकी उम्मीदें जगी, नवंबर तक, छठ तक फ्री राशन और ये सब की भी बात हुई। लेकिन क्या ये बिहार में ये जीवन इस तरीके से चलेगा? क्या यहाँ पे एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जाना चाहिए कि लोग जो है खेती बाड़ी के साथ अपने कुछ दूसरा काम करके रोजगार कर सके? क्या मनरेगा के नाम पे जो लूटें हो रही है,
क्या लोगों को पता नहीं है क्या? तो कृष्णा जी, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि इस नया सरकार में उस तरह का कोई कमिटमेंट दिखने के लिए कोई नए चेहरे ला रहे हैं, या लाना चाहिए, जो यूथ का जो एस्पिरेशंस है उसको सामने में रख के? सर, ये ईमानदारी से कहा जाए तो हम बिहारी बहुत भुलक्कड़ किस्म के इंसान हैं। जो हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है उसे याद न करके, उससे सीख न लेके आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन कोई मदारी आता है, कहता है तुम मेरे जात भाई हो, तुम मुझे वोट देना, तो लोग उसमें बहक जाते हैं। दूसरी बात, यदि मैं ईमानदारी से इस सरकार के बारे में कहूं, जो पिछले 15 साल से मैंने जितनी देखा है नीतीश जी की सरकार को, उसको देखते हुए मुझे कुछ ज्यादा इन पे विश्वास नहीं होता है। उनके कार्य के तरीके, क्योंकि मुख्यमंत्री वही हैं, अफसर भी वही हैं, उनके काम करने के ढंग में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, और बिहार जिस स्थिति पे है उसी स्थिति पे रहेगा। और जब तक इस तरह के विचार के लोग जो काम करेंगे नहीं न करने देंगे, ये विचारधारा के लोग जब तक हटेंगे नहीं, तब तक भी बिहार विकास नहीं करेगा। रही बात युवाओं की, तो अभी बहुत सारे मैं अपने मित्रों से बात कर रहा था, वो दिल्ली मुंबई में अच्छे पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, और उनकी ये इच्छा है कि यदि कुछ कम भी पैसा मिले तो मैं बिहार आके काम करना चाहूंगा। अब देखने वाली बात यह है कि जो मित्र बाहर है, बिहार आना चाहते हैं, कुछ पैसे में भी यहाँ काम करने को इच्छुक है, लेकिन उनके लिए एक छोटा सा रोजगार भी नहीं उपलब्ध है, काम करने का माहौल तक उपलब्ध नहीं है। जब माहौल उपलब्ध नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति काम करना नहीं चाहेगा। यदि आप बिहार को देखें तो बिहार को 2 हिस्से में बांटे, गंगा जी को एक बाउंड्री मान के देखे तो उत्तरी हिस्सा जो बिहार, नॉर्थ बिहार कहलाता है, वो ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। लेकिन वहां के किसानों की स्थिति देखें तो बाढ़ से जितनी परेशानी होती है, बाढ़ में कोई देखने वाला नहीं है। सरकार 6,000 रुपया दे के भूल गई कि आदमी जिंदा है या मुर्दा है। यदि बाढ़ आके खत्म हो गई, चुनाव खत्म हो गए, कोरोना का भी कंट्रोल बहुत हद तक किया गया, लेकिन आप जमीन पे जाके देखेंगे तो आज भी किसान के धान के खेत में घुटने भर पानी है। किसान ये सोच रहा है कि धान काटिया ना काटूं, वो किस काम का, धान निकलेगा भी तो कितना निकलेगा, क्या लेबर का कॉस्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या उस पे सरकार नहीं चल रही? कभी नहीं सोचा वो सरकार ने कि हाँ मुझे किसानों के लिए कुछ करना है। यदि सरकार एक सिर्फ छोटा काम कर दे कि किसानों का जो समस्या समाधान कर दे, सिर्फ बाढ़ से छुटकारा दिला दे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार के लोग इतना ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे कि सोच भी नहीं सकता है। क्योंकि बिहार का प्रोडक्शन नॉर्थ बिहार में जितना कुछ होना चाहिए उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। जब लोगों के पॉकेट में, यदि समस्या का निदान हो गया तो लोगों के पॉकेट में रुपया आएगा। जब रुपया आएगा तो अपने बहुत बढ़िया, अपने चीजों को ग्रोथ कर लेंगे। सर, मेरे इनकी राजनीति नहीं चल पाएगी। बहुत बढ़िया है कृष्णा जी, मैं आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ। और मुझे याद आ रहा है कि इस बिहार में संकल्प से कुछ भी हो सकता है। मुझे याद है कि हम लोग उस समय में स्टूडेंट थे और भागवत झा जी, आजाद जी चीफ मिनिस्टर बने थे। आप लोगों को भी शायद याद होगा कि भागवत झा जी ने ठान लिया कि हमको बिहार में कोऑपरेटिव सेक्टर से करप्शन को हटाना है, मिटा देना है। पूरा जो कोऑपरेटिव सिस्टम था, वो जो माफिया उसको कब्जा किया हुआ था। तो आप देखिए कि भागवत झा ने कर दिखाया। भागवत झा अगली बार चुनाव हार गए, इसलिए कि वही जो माफिया तंत्र था, जो कोऑपरेटिव सिस्टम पे जिनका अपना दबदबा था, शायद भागलपुर दंगा भी हुआ, उसके पीछे भी उसी माफिया सबका बहुत का रोल भी था, और वो हार गए। लेकिन उनकी एक जिद थी, और वो जिद में बिहार में करप्शन के लेवल को बहुत हद तक कायम किया। उन्होंने एक जो ऑफिसर्स की एक टीम बनाई थी, और उस टीम ने बहुत अच्छा काम भी किया। कांग्रेस में एक दुखद चीज ये रही है कि उसके जो परफॉर्म करने वाले नेता होते हैं, उनको कांग्रेस बहुत देर तक आगे नहीं बढ़ाती है। फिर वो जो है, कहीं लोगों को खतरा होने लगता है, और वो इस तरीके से भागवत झा बहुत दिन तक चल नहीं पाए। और उसके बाद फिर दूसरे सीएम बन गए। उसके बाद
जो दंगा हुआ भागलपुर का, आप लोगों को याद ही होगा। और कांग्रेस के शायद वो लास्ट फेज था और उसके बाद फिर कांग्रेस आई नहीं। तो मैं ये डॉक्टर सुखदेव जी, मैं आपसे इसलिए जिक्र करना चाहता था इस चीज को कि वहां नेशनल पार्टी के रूप में कांग्रेस खत्म हो गई, और विश्व बाद कांग्रेस जो बैसाखी के सहारे जो लालू यादव की पार्टी और आरजेडी को के साथ जो जुड़ी, वो अब तक ऐसे ही जुड़ती रही। वो सिर्फ सीट के लिए कांग्रेस का इंटरेस्ट सिर्फ होता है कि उसकी सीट में कितनी भागीदारी होती है, नंबर ऑफ सीट्स उसको कितने मिलते हैं। पिछली बार कांग्रेस ने अगर 40-42 सीटें मिली थी तो 27 सीट जीती थी, इस बार 70 सीट ली तो 19 सीट जीती। तो इसका सीधे सीधे अंदाजा है कि कांग्रेस का वहां कुछ है नहीं, कोई संगठन नहीं है। वो सिर्फ सीट लेती है पार्टी, और सीट लेके अपने को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्टैब्लिश करती है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ कांग्रेस की कोई निंदा करना या एक तरफा अपने बयान देके कोई उसकी पार्टी की औकात बताना है, ये शायद ऐसा नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि वो भी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, और कुछ लोगों पे अपने पार्ट टाइम पॉलिटिक्स में देके और पार्टी के आलाकमान अपने को इससे मुक्त कर लेते हैं। तो वहां बीजेपी है एक नेशनल पार्टी, जो नेशनल पार्टी को रीजनल पार्टी के साथ दो चार होना पड़ रहा है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो वीआईपी हो। तो इन पार्टियों की तो मजबूरी है, इन पार्टियों की मजबूरी हम लोग समझ सकते हैं कि इन पार्टियों की मजबूरी एक रीजनल बेस को और अपने लिए बनाना होता है। ये सारे, चाहे वो हम हो, तो जब तक मुझे लगता है कि मांझी साहब जिंदा हैं तब तक वो हम है, वो वीआईपी में जब तक मुकेश सहनी है तो तब तक वीआईपी है, जब तक आर तो ये सारे चीजें वो एक इंडिविजुअल गेम में अपने को कास्ट फैक्टर बनाते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए तो ये मजबूरी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन इसके बाद भी अगर वहां कास्ट कंपल्सन है, वहां नए चेहरे में, नए लोग में, कुछ टैलेंटेड लोग में सामने नहीं आ रहे हैं, तो क्या आपको हमको इस बात को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा क्या कि बिहार में हम लोग सिर्फ जातीय समीकरण से ही अपने को बिहार की अस्मिता की बात करेंगे और बिहार स्वाभिमान की बात करेंगे, बिहार के विकास की बात करेंगे, बिहार में चेहरे नहीं बदले जाएंगे? सर, आई फील दैट नॉट डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, बोथ आर इक्वल। क्यों सर? नेशनल पार्टी कांग्रेस भी है और नेशनल पार्टी बीजेपी भी है, लेकिन दोनों पार्टी जी, दोनों दलों को कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों से समझौता करना पड़ रहा है। और ये दोनों दल, बीजेपी और कांग्रेस, बिहार में या जहां भी गठबंधन कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें अपने सिद्धांत पर, अपने विचारधारा पर कहीं से विश्वास नहीं है। सर, एक बात कहा जाए, आपने कहा कि फुल टाइम वर्क करने वाला, अब ये राजनीति फुल टाइम वर्क का चीज है, ये हाफ टाइम करने का चीज नहीं है। आपको सर जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी में फुल टाइम वर्कर भी होते हैं, कांग्रेस में नहीं है। अघोषित रूप से होते होंगे, लेकिन बीजेपी में फुल टाइम वर्कर भी हैं। जैसे आप देखें तो कई संगठन मंत्री हैं, प्रांत स्तर के, राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय स्तर तक के, तो उनके राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं और वो फुल टाइम वर्कर हैं, अपने घर द्वार छोड़ के काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ रहा है, और समझौता करने के पीछे एक ही कारण मुझे लगता है सर, कि कांग्रेस में भी अपना वजूद बना, कांग्रेस भी राजनीति में अपना वजूद बना करके रखना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी भी अपना वजूद बनाना चाहती है और वजूद बना करके रखना चाहते हैं। इन दोनों दलों को कहीं ना कहीं जनता के सुख से किसी भी प्रकार का मतलब नहीं है, उन्हें केवल अपने सत्ता में बने रहने का ज्यादा जो है लोभ है। सर, एक दो वाक्य मैं सुनाता हूं सर। ठीक है, नीतीश कुमार जी को लोगों ने नकारा, उस बात को भी छोड़ दीजिए सर, क्योंकि आप बार बार कह रहे कि उस विषय पर हम सब चर्चा नहीं करें, उस विषय पर मैं चर्चा नहीं करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राष्ट्रवादी संगठन हूं मैं, राष्ट्रवाद पर ज्यादा जोर उनका रहता है, लेकिन एक राष्ट्रवादी संगठन को भी जातिवादी संगठनों से कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ रहा है। आज आप देखें तो सबसे ज्यादा जो है जातीय मंच मोर्चा वह भारतीय जनता पार्टी में, ये अनुसूचित जाति मोर्चा है, ये जनजाति मोर्चा है, ये अति पिछड़ा मंच है, ये पिछड़ा मंच है, ये महिला मोर्चा है। खैर चलिए, महिला मोर्चा 50% आबादी है, उस बात को नकार भी दीजिए। आप देखिए तो रामविलास पासवान जी के पार्टी लोजपा से ज्यादा जो है उन्हीं को करने की जरूरत पड़ी है।
जदयू जो है सबको ही जानते हैं कि जो दो जातियों का संगठन है, उनसे ज्यादा समझौता इन्हीं को करना पड़ रहा है। आप जो है, हम एक जाति विशेष का संगठन है, उनसे जो है समझौता करना पड़ रहा है। तो इस विषय पर मुझे लगता है सर कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद को ज्यादा बढ़ावा देने का काम कर रही है बनिस्पत और राष्ट्रीय जनता दल। मेरा मानना है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सुखदेव जी कि इस बिहार के अगर आप सत्ता में चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बिहार के सियासत में कुछ करें, तो आपको वो जातीय वाला जो ये है मिलावट है उसके कॉम्बिनेशन में ही आना पड़ेगा। आपका वो जो विकास का बाद का ये फार्मूला है, उसके फार्मूले को आपको पीछे करना पड़ेगा, आप यही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे इस बात के लिए इत्तेफाक नहीं रखता हूँ डॉक्टर साहब। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप एक नेशनल कैरेक्टर के होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के कैरेक्टर होते हैं, तो आपके एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप जब रीजनल पार्टी के लोग होते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी एक नेशनल स्टेचर की नहीं होती है, क्योंकि आपसे लोग नेशनल पे कंपैरिजन करते हैं। अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए अगर बहुत अच्छा काम करती हुई दिखती है शिवराज जी की सरकार, तो उसको एक नेशनल सिंबॉलिक में भी लिया जाता है कि बीजेपी का मॉडल ये है। आप गुजरात के मॉडल देख लीजिए, आप कर्नाटक में देख लीजिए, तो ये सारे स्टेट में विकास के नाम पे, काम के नाम पे, एक नए चीजों को लेके करने के नाम पे ही इनका मॉडल बनता है, इनकी राष्ट्रीय पहचान बनती है। ये राष्ट्रीय पहचान कभी नहीं बनती है इनको अलग स्टेट में कि उन्होंने जाति का एक अलग अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। ये कॉम्बिनेशन आते आते बिहार में ही आके ये सिमट जाती है। हम हर चीजों को आके एक कास्ट फैक्टर में आ जाते हैं। तो क्या मैं ये चीज जानना चाहता हूं इसमें कृष्णा जी आपसे कि हम लोग क्या जाति के नाम पर इतने ऑब्सेस्ड हैं कि हमारी पहचान ही यही बन गई है, या हमारे माथे पे जबरदस्ती लिख दिया गया है कि आप जाति वाले? सर, यदि बिहार की राजनीति में यदि देखा जाए, यदि कोई ऑफिसर जनरल कैटेगरी का है, मंत्री जी ओबीसी के हैं, तो कोशिश ये कर कि जनरल वाले को साइड करो, अपने जात के लोगों को बैठाओ कि उनकी बात सुना जाएगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम में बसा हुआ है, आप चाह कर भी उसे नहीं हटा सकते हैं। हाँ, यदि योगी जी वाला मॉडल बिहार में अप्लाई हो जाए तो बहुत हद तक ठीक हो सकता है, क्योंकि आप काम के ऊपर ही, आपको परफॉर्मेंस के ऊपर ही आपको रहना है, नहीं परफॉर्मेंस है साइड के। लेकिन बिहार में यदि आप जाति के हैं तो आपको मिलेगा। अब डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग दिया है, कहीं डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग ही देख लीजिए, यदि उनके जाति का है तो अच्छा डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिलेगा, उनके जाति का नहीं है तो हेडक्वार्टर में बैठिए। अब डीएम साहब जाति के पहुंच गए तो वो देखेंगे कि मेरे अंडर में वीडियो है, वो हमारे जाति का। तो एकदम ऐसा ये सिस्टम है, वो इतना गहरा बना हुआ है जाति वाला सिस्टम कि बिहार के विकास से यदि आप जाति हटा दे तो विकास कर जाएगा। जो जाति नुमा टायर है बिहार के विकास के, वो हमेशा पहुंच ही रहता है, और चिपड़ी ठोक ठोक के कितना आप आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। उसके लिए सिर्फ जरूरत है कि आप टायर ट्यूब को ही हटा देना जरूरी है, लेकिन ये ट्यूब होने वाला नहीं है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। बहुत अच्छा कृष्णा जी, हम लोगों के पास टाइम कम है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। कुछ हमारे मेहमान जो हैं बिहार से जुड़ नहीं पाए नेटवर्क के कारण, लेकिन टाइम हो गया है तो हम तो यही विराम करना चाहेंगे। हम फिर आगे इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे। लेकिन जो मुझे डॉक्टर सुखदेव जी से और आपसे बात करके, और जो बात कुछ जो हमारे दर्शक हैं वो लोग जो बता रहे हैं, उनसे जान के यही लगा कि कॉम्पिटेंट जो लोग हैं उनको सत्ता अपने पास में नहीं रखना चाहती है। सत्ता को अपने इर्द गिर्द में नॉन कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, और बिहार लगभग इस चीज के शिकार हो गया। पिछले 15 साल से जितने नॉन कॉम्पिटेंट लोग हैं वही सत्ता के सामने में और सत्ता के आसपास है। बिहार में कॉम्पिटेंट लोगों की कमी नहीं है। हम लोग इसी बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस जो चर्चा में हमने देखा है, इतने कमाल के लोग बिहार में एंटरप्रेन्योर होके काम करने हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स के फील्ड में हो। बहुत सारा काम यहाँ के यूथ कर रहे हैं जो बिहार लौटे हैं, लेकिन उनको बिहार सरकार का और बिहार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। वहां जो मंत्री बैठे हुए हैं उनको पता नहीं है कि उनके कैबिनेट, उनके मिनिस्ट्री में क्या क्या स्कीम है, जिस स्कीम से वहां पे एम्प्लॉयमेंट के लिए
और वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए क्या हो सकता है, उनके पास कोई आइडिया नहीं। ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि ब्यूरोक्रेसी नीतीश जी के इसमें कि किसी मंत्री से और किसी एमएलए से ज्यादा वहां पे ब्यूरोक्रेसी हावी है। तो कुल मिला के आप ये देखें कि एक सिस्टम जो बना है उसमें नॉन कॉम्पिटेंट लोग ज्यादा जब हावी होते हैं तो ऑब्वियसली उसका ग्राउंड पे इम्पैक्ट यही दिखता है। वहां करप्शन का इतना बोलबाला है कि आप कोई भी महकमे में चले जाइए, जो बात डॉक्टर सुखदेव कह रहे थे या कृष्ण जी कह रहे थे, कोई महकमा अछूता नहीं है। वो इसलिए है कि नॉन कॉम्पिटेंट लोगों का बोलबाला है। ऐसा नहीं है कि अगर सत्ता चाहे तो उन चीजों को खत्म नहीं कर सकता है। अगर सत्ता चाहे तो वहां एक नई तरीके से बुनियादी सुविधा के साथ में रोजगार के नए अवसर नहीं प्रदान कर सकते। बिहार का जीडीपी आज 12,000, 20,000, 21,000 करोड़ से का जो वहां पे बजट होता था 2.5 लाख 3 लाख करोड़ का बजट है। हाँ, मैं मान सकता हूं कि पॉपुलेशन का जबरदस्त ग्रोथ है, लेकिन इंडिया के इकोनॉमी में बिहार अभी तक तो मेन स्ट्रीम में पहुंची ही नहीं है। और हमारे पास अभी जो आते आते जुड़े लास्ट में, डॉक्टर साहब मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे जुड़ने का और आपसे बात करने का आज मेरा बहुत ये था इससे कि जुड़ने के साथ ही कि मैं आपसे पूछूं, आपके एक्सपीरियंस को शेयर करूं, लेकिन अब समय भी खत्म होना। मैं चलते चलते आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये रिजोल्यूशन का समय है, संकल्प का समय है, क्या इस सरकार से और जो ये फेस चेहरे नए आ रहे हैं, जितना मुश्किलें आपने झेला है अपने को बिहार में एस्टेब्लिश करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या नीतीश जी सरकार के लिए, आने वाली सरकार के लिए आप कुछ सुझाव दे पाएंगे या आपको लगता है यह सुझाव देना चाहिए? कुणाल जी आपसे मैं जानना चाहूंगा। अभिषेक जी सर नमस्कार, और मैं माफी चाहूंगा बहुत लेट से मैं जुड़ पाया, लेकिन दो तीन चीजें हैं जिस पे काम होना जरूरी है। एक तो ये है कि आप बहुत ही छोटी दूरी की यात्रा को इतने लंबे समय में तय करते हैं बिहार में, जहाँ पे आप अपना टाइम प्लान नहीं कर पाते हैं। मतलब आपको लगता है कि 20 किलोमीटर की दूरी है, आधे घंटे में तय हो जाएगी, और एक छोटा सा जाम आपको पूरा का पूरा आपका प्रोग्राम को खराब कर देता है, जिसका मैं भोगी हूँ, जिसके कारण मैं आप लोग के साथ देर से जुड़ पाया हूँ। हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो नेटवर्क है वो इतना प्रॉपर नहीं होता कि कहीं भी हम लोग खड़े होकर लोगों से बात कर सकें। एग्रीकल्चर जो हमारा मेन कोर्स ऑफ एक्शन रहा है, अब तक हम उससे जुड़े रहे हैं, उसमें चीजें जितनी होती हैं जो लोग चाहते हैं, और जो लोग आज के मेन स्ट्रीम में आने की बात कर रहे हैं, सत्ता के शिखर तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, उनके अपने किए हुए कमिटमेंट कितना फॉलो हुए हैं। जैसे हम आज से 2.5 साल पहले कृषि मंत्री जी को सुनते थे कि वो फाइटो लैब लगा रहे हैं बिहार में। वो कहते थे कि हर जिले में हम फाइटो लैब लगाएंगे। आज वो एक जिला में भी नहीं लग सका, बिहार में नहीं लग सका। अब ये लैब सुनने में, फाइटो सुनने से लगता है कि कौन सा इटालियन वर्ड, कौन सा यूरोपियन वर्ड्स लेके ये बंदा बैठा हुआ है, क्या करना चाहता है। बट उसका बहुत छोटा सारांश ये है कि कुछ भी करने के पहले, कुछ कंट्रीज में कोई भी आइटम भेजने के पहले आप उनसे ये लेते हैं स्वीकारोक्ति कि ये चीज उनके एनवायरमेंटल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, उनके यहाँ के जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। उससे जुड़ा अपने पास एक लैब नहीं है। तो एक्सपोर्ट की बात तभी हो सकती है जब आप हर थाली में भारतीय व्यंजन, बिहारी व्यंजन की बात तभी कर सकते हैं जब आप एक्सपोर्ट में एक पोजीशन ले पाएंगे। आज एमएसपी के नीचे हर एक आइटम नीचे ट्रेड कर रहा है, चाहे वो मक्का ले लीजिए, धान ले लीजिए। हम अपने यहाँ के एंटरप्रेन्योर को इस हिसाब से मोटिवेट करते हैं कि आप वेयर हाउस लगा लीजिए, हम बहुत सस्ते में लोन दे रहे हैं, आप उससे प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए कि पिछले साल इसी वक्त गेहूं की कीमत 1900 रुपए पर क्विंटल थी, आज 1500 रुपए पर क्विंटल है। पिछले साल इसी समय मक्के की कीमत 2100-2200 रुपए पर क्विंटल थी, आज 1200 रुपए पर क्विंटल है। तो वेयर हाउस लगाने के बाद क्या एक एंटरप्रेन्योर फंसा महसूस नहीं करेगा? चाहे जो भी हो, लोन 0% भी क्यों ना दिए जाए, सब्सिडी पे क्यों ना दिए जाए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के पीछे एक बल लगता है, एक कॉस्ट लगता है। और जब आप पाते हैं कि उसमें रखी हुई चीजों का कोई वजूद नहीं है, कोई कीमत नहीं है, तो वहां पे एक समय है जहां पे सरकार को ये सोचना होगा कि वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से, वो अपने डबल इंजन सरकार से ये बातें करे कि जो छोटे छोटे कंट्री ने
मार्केट को ट्रैप किया हुआ है। वियतनाम जैसे देश पूरे ग्लोबली राइस मार्केट पे कब्जा जमाए हुए हैं। भारत भी उसमें एक जगह बनाए। अगर भारत जगह बनाता है तो बिहार अपने आप में नीचे से ऊपर की ओर पुश करेगा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी है, जैसे बॉयलर लाइसेंस, लेबर लाइसेंस, माप तौल विभाग का अप्रूवल, फूड सेफ्टी का लाइसेंस, ये सब ऐसी चीजें हैं जहां पे एम्प्लॉय नहीं है सरकार के पास। आप चाहे 10 लाख की बात करें, 19 लाख की बात करें, मजाक उड़ाने के लिए सब इजी पड़ते हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है कि एक अधिकारी 5-5 जिलों का अधिकारी होता है। और हम आसानी से कह देते हैं कि भाई लाल फीता शाही, लेकिन उसकी मजबूरी भी देखिए कि अगर कोई 5 जिला ट्रैवल कर रहा है, उसके बाद उसको रिपोर्ट भी सबमिट करना है, उसको भी दिवाली दशहरा मनाना है, तो वो कहाँ जाएगा? वो कहीं ना कहीं अपना जो 24 घंटे का समय है, मानव जीवन का जो एक उसको कुछ करना है, उसके अलावा काम करेगा। तो इन सब चीजों पे अगर काम हो जाए, आप बड़ी फैक्ट्री नहीं आने का दोष तो दे सकते हैं कि हमने बहुत एफर्ट लगाया, बड़ी फैक्ट्री नहीं आ रही है, लेकिन आप ये जानिए कि बड़ी फैक्ट्री अगर 100 करोड़ 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसके पहले 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया देके निल्सन, पीडब्ल्यूसी जैसे एजेंसी से सर्वे कराती है, और वो देखती है कि जो ग्रास रूट पे अवेलेबल है, जो एंटरप्रेन्योर, जो ग्रास रूट पे अवेलेबिलिटी है चीजों की, वो कितनी है। और जब वो बताते हैं कि नहीं, हम तो माप तौल विभाग में अप्रूवल लेना चाहते थे, लेकिन 5 महीने तक हमको कोई अप्रूवल नहीं मिला, और 6ठे महीने हमारे यहाँ के रेट हो गया। बिजली विभाग में आपने काम तो जबरदस्त किया, इसमें कहीं दूर आया नहीं है, गांव गांव तक बिजली पहुंची है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जब चाहता है बिजली का कनेक्शन लेने, तो लोग आके कहते हैं कि नहीं, आपकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो कैपेबल नहीं है आप कनेक्शन लेने के लिए, और 4 महीने बाद आप ही के विभाग उनको रेट कर देते हैं। तो अगर इन चीजों को सॉर्ट किया जाए कि अगर कनेक्शन लगना है, अगर यहाँ पे 11,000 वोल्ट का तार पहुंचा हुआ है, 440 वोल्ट का तार पहुंचा हुआ है, तो इनको कनेक्शन मिल जाना चाहिए। फिर वहां कौन सी फिजिबिलिटी रिपोर्ट। बहुत बढ़िया अभिषेक जी बहुत शानदार लगा। सॉरी, मैं इसलिए कहूंगा कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है और हम लोग ये बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं ये वादा करता हूं आपसे कि हम लोग जरूर मिलते रहेंगे, और इन चीजों को अगर नीतीश जी नहीं सुनेंगे तो उनको सुनाते रहेंगे, और ये कहेंगे कि सुनिए नीतीश जी, ये हम सारे लोग आपके भलाई की बात कह रहे हैं। सरकार तो आप 15 साल से चला रहे हैं, कम से कम आप अभिषेक की सुनिए, और सुनिए ऐसे एंटरप्रेन्योर से जो बिहार लौटे हैं और बिहार में काम करना चाहते हैं। यही बिहार के भविष्य हैं। आप जाति में नेता मत खोजिए, आप इंटरप्रेन्योर खोजिए जो बिहार के रोजगार और बिहार के विकास की बात करते हैं। उन्हें सिर्फ इस विकास से लेना देना है, उन्हें सिर्फ बिहार अस्मिता से लेना देना है, उन्हें सिर्फ बिहार के स्वाभिमान से लेना देना है। आप सबका बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, फिर मिलता हूं आप लोगों से। और मैं माफी चाहूंगा आप सबसे। अभिषेक जी, हम लोग सुनाएंगे सरकार को, और नीतीश जी को सुनना चाहिए। आप बिहार के लोगों की सुनिए, आप सिर्फ 4-5 ब्यूरोक्रेट्स की सुन के आप अपना टाइम मत खराब कीजिए, और बिहार को भी मत खराब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।